हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हार्ट डिजीज़ एक वेग सी टर्म होती है जिसमें दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियां इंक्लूड होती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आर्टरी डिजीज़ की। आर्टरी डिजीज़ क्या होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है और कैसे इसे मैनेज किया जाए, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर स्वाति महाजन जी से, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति महाजन, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वाति, अगर दिल की बात की जाए तो दिल को खतरे काफ़ी सारे हैं। मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेलियर हो गया। उन सब में से अगर हम आज बात करें आपकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक, तो आर्टरी डिजीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं और उसके क्या लक्षण होते हैं? सो अगर हम इमेजिन करें हार्ट की जो ब्लड वेसल्स को एज पाइप, सो उन पाइप्स में जब ब्लॉकेज हो जाती है, कचरा जमा हो जाता है, तो वो ब्लॉकेजेस को हम उनको बोलते हैं। मोस्टली वो जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो फैट, कैल्शियम, इन सब चीज़ों से बना होता है। तो जैसे जैसे वो कचरा जमता जाता है और आर्टरी का डायमीटर छोटा होता जाता है, तो फॉरवर्ड जो फ्लो है, जो रक्त का प्रवाह है, वो कम होता जाता है और पेशेंट्स को उससे प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं। अच्छा, से आप पूछ रहे हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते लक्षण, हैं। कॉम्प्लिकेशन लेके क्या लोग आते हैं आपके पास? सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तो हमारी आर्टरी पूरी ब्लॉक नहीं हुई है, सो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, आपने बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा, एंजाइना के साथ। सो एंजाइना का मतलब ये है कि जब हम अपने हार्ट को स्ट्रेस में डाल रहे हैं, एज एन हम चल रहे हैं, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, तो हमें पेन आता है, डिस्कम्फर्ट होता है। डिस्कम्फर्ट वेरिएबल होता है पेशेंट टू पेशेंट। किसी को हेवीनेस लगती है, किसी को चोकिंग लगती है, पर जब हम रेस्ट करते हैं वो सब चला जाता है। सो दैट इज़ अ टिपिकल एंजाइनल डिस्कम्फर्ट। यही आर्टरी अगर 100% बंद हो जाती है तो पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट करते हैं हार्ट अटैक के साथ। सो हार्ट अटैक में प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर आप पहले 120 मिनट में पेन की शुरुआत से टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हम आपकी आर्टरी खोल देते हैं, तो हार्ट को मिनिमम नुकसान होता है। गोल्डन हार्ट इसीलिए कहा जाता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत ही इजी शब्दों में हमें समझाने की कोशिश की कि आर्टरी ब्लॉकेज क्या होती है। शायद अभी हमने रिसेंटली जो फेमस इंडिया के कोच थे जसपाल राणा, उनको हमने देखा इसमें। वो शायद फ्लाइट में डिले होगी, उनकी जो चीज़ थी, गोल्डन हार्ट जो उनका निकल गया, तो बहुत दुखित रहा वो। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि एंजाइना की पेन, अब इसके साथ बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमें गैस हो गई, हमें एसिडिटी हो गई, तो क्या टिपिकल लक्षण क्या देखें कि जो हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए? सो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम कार्डिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सो टिपिकल, एटिपिकल। टिपिकल सिम्टम जो हम सबको मालूम होता है कि लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होएगा, बाजू में जाता है, जॉ में जाता है, चलने फिरने से चोकिंग होती है, पसीने आ सकते हैं, ठंडी पसीने आते हैं। दीज आर द टिपिकल फीचर्स जो आपको पता है, आप किसी को भी फील होएगा तो वो हॉस्पिटल भागेगा। लेकिन ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है? सपोज हम ठीक चल रहे हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन हमें लगता है कि अब हम आधा किलोमीटर भी चलते तो हमें सांस फूलना शुरू हो जाता है, या हमें बैठे बैठे सांस फूलना शुरू हो जाता है। स्पेशली एल्डरली में, फीमेल्स में आपको लगता है कि अनड्यू एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बट आप बहुत एंग्शियस फील कर रही हैं, ऑल आउट ऑफ प्रोपोर्शन, या रूटीन से ज़्यादा आप थक रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। सो एसिडिटी एज ए प्राइमरी डायग्नोसिस दिमाग में लेके चलना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये एसिडिटी है, आप फिर भी जाइए हॉस्पिटल, अपना एक ECG निकलवाइए, एटलीस्ट रूल आउट करिए कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं तो है। कहीं ना कहीं कुछ जो हमें देर नहीं करनी चाहिए, लक्षणों को पहचान कर हमें करेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल, डायग्नोज करवाना चाहिए। डायग्नोज कैसे होगा सर, इसकी इवैल्यूएशन कैसे की जाएगी? सो इवैल्यूएशन बेसिस डिपेंड करता है पहले आप हमारे पास कैसे प्रेजेंटेशन लेके आते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेशेंट आते हैं रूल आउट के लिए कि फैमिली हिस्ट्री है, मुझे बस रूल आउट करना है, सो जस्ट बेसिक्स में हमारा एक बेसलाइन ECG कैसा है, हमारा एको कैसा है। एको हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, वाल्व्स के लिए, हार्ट के पंपिंग के लिए। फिर भी अगर हमें लगता है कि पेशेंट का रिस्क ज़्यादा है, या पेशेंट ऐसे सिम्टम्स बता रहा है जो हमें डाउटफुल लगता है, देन वी गो फॉर स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्टिंग में हमारे पास TMT आता है, ट्रेडमिल टेस्टिंग होती है, जो पेशेंट्स आराम से चल सकते हैं, हम ट्रेडमिल टेस्टिंग कराते हैं। और दूसरा चीज़ हमारे पास आता है डिबुटामिन स्ट्रेस एको। जो लोग चल नहीं पाते, एल्डरली पेशेंट्स कई बार होते हैं डाउटफुल सिम्टम्स के साथ, सो वी कैन ऑलवेज गो फॉर अ DSC, डिबुटामिन स्ट्रेस एको। फिर भी हमें नेक्स्ट स्टेप लगता है कि नहीं, हम सेटिस्फाई नहीं है इससे, सो फिर हम जाते हैं CT कोरोनरी एंजियो के लिए। सो इट्स लाइक अ CT स्कैन,
आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है और हमें आइडिया मिल जाता है कि अंदर कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज तो नहीं है। हाउएवर अगर आप हमारे पास सिम्टम लेके आ रहे हो, टिपिकल सिम्टम कि आप हमें बता रहे हो मैं चल रहा हूँ मुझे चोकिंग हो रहा है, मैं बैठ रही हूँ, लेट रही हूँ, मुझे सांस फूल रहा है, तो एको करने के बाद अगर हमें कोई प्रॉपर कारण नहीं मिलता है तो फिर हम आपको एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। ओके, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा अगर किसी को कुछ निकलता है? क्या इसके ग्रेड होते हैं, स्टेजेस होती है ब्लॉकेज की? ब्लॉकेज की जो टाइप ऑफ ब्लॉकेजेस हमको मिलता है, अगर तो ब्लॉकेज का जो हम कट ऑफ लेते हैं कि हमें सही करना है उसको, वो हम 70% का लेते हैं। Okay. हार्ट की जो मेजर आर्टरी होती है, लेफ्ट मेन जिसे बोलते हैं, उसमें कट ऑफ 50% का है। Okay. अगर हम इन कट ऑफ्स के ऊपर की बात करते हैं तो इसका मतलब उसको हमें ठीक करना है। ठीक है, वो अब हम स्टेंटिंग से ठीक करते हैं या डिजीज बहुत ज़्यादा है कि बाईपास के लिए जाना पड़ता है, दैट्स वन थिंग। कोई सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन होती है जब सर्जरी भी करनी पड़ती है? जी मैम, अगर तो हमारे पास ब्लॉकेज बहुत सारी जगहों पे है या हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी इंटरवेंशन से जो हम स्टेंट लगाते हैं उससे हम चीज़ें कवर नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा एंगल डिजीज़ रहता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है, जो हमें लगता है कि पेशेंट की जान को ज़्यादा खतरा हो सकता है, then we usually refer the patients for bypass surgery. Okay. So it all depends upon कि हमें डिजीज किस तरह की मिल रही है। तो कई सारे एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं, Oh, तो लोग definitely. ठीक Yes. हो रहे हैं। Yes. डॉक्टर स्वाति, ये तो रही बात की, हमने बात की कि क्या इसके लक्षण थे, क्या इसका इलाज रहेगा। अगर बात की जाए प्रिवेंशन में, तो जो पहले कभी ओल्ड एज की बीमारी मानी जाती थी, जो दिल से जुड़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन यूथ में भी ये देखी जा रही है। जो चेंज ओवर क्यों आया है, आप क्या देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में? अगर मैं लास्ट 5-6 ईयर्स की बात करूँ, सैडली अगर हम आई गिव यू एन एन नंबर कि हम एन नंबर ऑफ पेशेंट एक दिन में करते हैं, तो एटलीस्ट 60% पेशेंट्स जो हमारे होते हैं वो 50 के नीचे होते हैं। सो दैट इज़ अ बिग नंबर। उसमें से भी एटलीस्ट 50 to 60% 40 या 40 से नीचे होते हैं। सो दैट इज़ अ बिग परसेंटेज। सो अगर हम रिवाइंड करें ऐसा हम क्या कर रहे हैं या क्या चेंजेस हो रहे हैं कि हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। सो आई थिंक सबसे पहली चीज़ है इस लेवल ऑफ स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस हर एक की लाइफ में है। सो वर्क स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस, लोग बहुत आइसोलेटेड रह रहे हैं। सो दिस इज स्टेट ऑफ हाइपर कॉर्टिसोलीमिया। आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हमेशा अप रहते हैं, आपके हार्ट रेट्स हमेशा अप रहते हैं, आप हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जाते हैं, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं। आपका खाना कैसा है? मेजॉरिटी लोग, आई थिंक मैं भी घर से बाहर रह रही हूँ, सो काफ़ी लोग घर से बाहर रहते हैं और बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है। सो वी आर नॉट श्योर कि किस तरह का ऑयल, किस तरह का खाना हमें मिल रहा है। तीसरा इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज। बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल, हम लोग चलना प्रेफर नहीं करते। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, सिटिंग जॉब्स हो रहते हैं, लोग चल पाते भी नहीं है और चलना प्रेफर भी नहीं करते। कंफर्ट मिला तो बीमारियां भी बढ़ी। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दिस, आपने बहुत सही इसको पुटअप किया, ये कंफर्ट की वजह से आई थिंक हमें तकलीफें ज़्यादा देखी जा रही हैं। अब प्रिवेंशन की अगर बात की जाए तो एक 40 उम्र की बात की अगर हम बात करें तो कौन सा टेस्ट है रूटीन में करना चाहिए ताकि हम अपनी जो आर्टरीज की हेल्थ है उसको मॉनिटर कर सकें? आई थिंक 40 के बाद एटलीस्ट मिनिमम, जो अगर हम केवल ब्लड टेस्ट की बात करें, सो ब्लड टेस्ट में हमारा लिपिड प्रोफाइल रहता है, वो ज़रूर कराएं। लिपिड प्रोफाइल में भी हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिसमें हम लाइपोप्रोटीन ए बोलते हैं, आप ये ज़रूर जाके कराएं, बिकॉज इट गिव्स अस एन आइडिया कि क्या आपको जेनेटिक प्रेडिलेक्शन भी है। ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक्स का मतलब है कि आपके पेरेंट्स को हो रखा हो, ग्रैंड पेरेंट्स को हो रखा हो, इट कैन बी यू एज द बिगिनर। सो आप वो टेस्टिंग कराएं, इट विल गिव अस एन आइडिया। सेकेंडली, अगर हमें कोई भी डाउट रहता है, इफ़ द पेशेंट इज कैरिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क, फॉर एग्जाम्पल लिपिड्स खराब आ रहे हैं, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, सो वी कैन गेट ऑल द बेसिक टेस्ट एटलीस्ट फ्रॉम द कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना बेसिक ECG, TMT या फिर एको। बिसाइड्स दैट आपके HbA1c, ताकि हमें पता चले आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, एंड टाइम टू टाइम अपना फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडल लेवल्स, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपका HbA1c खराब होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप इम्पेयर्ड इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट में भी है, सो दैट कैन ऑल्सो गिव यू प्रॉब्लम्स। तो कहीं ना कहीं कोई भी जो बीमारी है वो रातों रात नहीं पनपती है, एक टाइम लगता है। अगर उस टाइम के बिटवीन अगर हम जांच करवा लेते हैं और इलाज करवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। करेक्ट। अब एक मैसेज क्या देंगे और एक मैसेज के थ्रू हमें जब बताएंगे कि हमें कौन सी आदत छोड़नी है कि हमारा दिल स्वस्थ रहे, हमें क्या खाना एक कोई अवॉइड करना है, जहाँ फिर खाना है कि
ताकि दिल की सेहत जो है सलामत रहे। ओके, सो मेरा मैसेज सबसे पहला चीज़ ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हार्ट डिजीज़ है, बिसाइड्स अगर हम स्मॉल परसेंटेज छोड़ दें जो जेनेटिक्स है, प्रिडोमिनेंटली इट इज़ एक्वायर्ड, है ना। हम लोग इनविटेशन दे रहे हैं अपनी आदतों की वजह से कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो। हाँ। सो टाइमली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लेवल पे जो हमें बेसिक फोकस करना है दैट इज़ आर डाइट, आर एक्सरसाइज, stress control. I know it is very difficult, but if we can, and sleep. Sleep is a issue. I think it's an issue across all the professions. But if we can, we should try to give at least 6 to 7 hours of sleep to ourselves. खाने में जो मेजर चीज़ जिससे हम बहुत डरते हैं वो है एनी काइंड ऑफ प्रोसेस्ड फूड। आजकल हमारे पास बहुत वैरायटी है, माइराइड वैरायटी है। आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, आप पढ़ें उसके कंटेंट्स पढ़ें, अगर उसमें ट्रांस फैट्स हैं या उसमें वेजिटेबल ऑयल्स हैं, पाम ऑयल है, प्लीज़ डू नॉट ईट दोज थिंग। हैबिट्स में स्मोकिंग, देयर इज समथिंग जीरो स्मोकिंग, उसमें स्कोप ही नहीं है कि आपको कुछ ये आदत एक्स्ट्रा हमें छोड़नी डालना होगी। डेफिनेटली। एंड एक्सरसाइज, गिव योरसेल्फ मिनिमम 30 तो मिनट्स कहीं अ ना डे। कहीं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ भी हम Definitely. एक बेहतर जो बैलेंस आई डाइट थिंक लेकर बेसिस ऑफ प्रिवेंशन इज लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डॉक्टर स्वाति, आपने हमें कीमती समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत Thank बहुत you so शुक्रिया। much. तो दोस्तों, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भागती दौड़ती ज़िंदगी में स्वस्थ रहना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो थोड़े से टाइमली आप अपने रूटीन चेकअप करवाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने दिल को सलामत रखने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।